नमस्कार, मैं रीनू यादव आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान का जीवन बहुत मुश्किल होता है। वह अपने खेतों में लंबे समय तक काम करता है। उसका ध्यान सदैव फसल में ही लगा रहता है। वे अपनी कड़ी मेहनत की ताकत पर अपना जीवन व्यतीत करता है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। अगेती फूल गोभी की नर्सरी तैयारी पर जानकारी। रासायनिक उर्वरकों की शुद्धता की जांच है जरूरी। सब्जी वर्गीय फसलों में फूल गोभी का अपना एक अलग ही स्थान है और इसकी खेती करके किसान अच्छा लाभ भी कमा सकते हैं। तो हमारे जो किसान भाई फूल गोभी की अगेती खेती करना चाह रहे हैं उनके लिए यह समय अगेती नर्सरी तैयारी के लिए उपयुक्त है। तो आप इसकी स्वस्थ पौध तैयार करने के लिए उन्नत किस्मों का चुनाव कर बीजों की वैज्ञानिक तरीके से बुआई कैसे करें, इसके जानकारी के लिए मिलते हैं विषय विशेषज्ञ सुचि गंगवार से। आज हम अगेती फूल गोभी की नर्सरी किस तरीके से तैयार करते हैं उसके बारे में बात करेंगे। किसान भाइयों, जैसे कि खरीफ का सीज़न आने वाला है तो हमको किस तरीके से अगेती जो है वेराइटियों का यूज़ करना चाहिए जिसके माध्यम से हम जल्दी से नर्सरी तैयार करके जो है अच्छा सा उसमें प्रोडक्शन ले सकें। तो कुछ वेराइटियां हैं जैसे कि हिमकरण है, पूसा दीपाली है, स्नोवाल 16 है, पूसा स्नोवाल 1 है। ऐसी कई वेराइटियां हैं जो अगेती किस्म की फूल गोभी की है जिसको जल्दी तैयार करके जो है 35 दिन में ये वेराइटियां जो है तैयार हो जाती है और उनको खेत में रोपाई करके हम जल्दी से हम इसमें प्रोडक्शन लेना चालू कर देंगे। किसान भाइयों, फूल गोभी की खेती का मुख्य आधार नर्सरी पौध होता है। इसके लिए जो किसान स्वयं नर्सरी पौध तैयार करना चाहते हैं तो उन्हें जरूरी है पौधशाला से अधिक संख्या में स्वस्थ पौध प्राप्त करने के लिए किस तरह से पौधशाला की तैयारी करें, इस हेतु सुझाव के लिए मिलते हैं। जनरली 1 हेक्टेयर में ट्रांसप्लांटिंग करने के लिए फूल गोभी की जो है 3 मीटर लंबी और 1 मीटर चौड़ी हमें बेड साइज का हमें जगह चाहिए रहेगा। इसके लिए हमको 15 सेंटीमीटर ज़मीन से उठी हुई क्यारियाँ बनानी पड़ेगी। ज़मीन से उठी हुई क्यारियाँ इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि अगर बरसात हो जाती है तो बेड में पानी रुक ना सके और आज के बेड के आसपास से पानी निकल जाए, क्योंकि इसमें पानी भराव बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर पानी भराव जरा सा भी हुआ तो हमारी जो नर्सरियां हैं पौध सड़ने का जो है सड़ने गलने का डर बना रहेगा। अब किसान भाइयों, हमें मिट्टी जो हमारी भुरभुरी होनी चाहिए, उसमें अच्छा ऑर्गेनिक मटेरियल होना चाहिए बिल्कुल, जिसका पीएच 7 होना चाहिए कम से कम। अब हमको अगर हमारी मिट्टी में किसी प्रकार की पैथोजन है या हमारी सॉइल जो है इन्फेक्टेड है तो हमको उसमें सॉइल सॉइलराइजेशन करना पड़ेगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपका अप्रैल और मई में जो बहुत तेज़ धूप होती है उस समय तो हमको उतने एरिया को जो है कम से कम 100 गेज मोटी पॉलीथीन से हमको 1 महीने के लिए ढक दें, जिससे कि मिट्टी के अंदर जितने भी हानिकारक जीवाणु होंगे वो मर जाएंगे। अगर हमको रासायनिक विधि से करना है तो फार्मलिन नाम का एक केमिकल आता है, इसका हमको 1.5 से 2% सॉल्यूशन बनाना पड़ेगा, जो इससे 4 से 5 लीटर सॉल्यूशन को जो है हमें प्रति स्क्वायर मीटर से इसको हमको ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। इसके ऊपर भी हमें मोटी पॉलीथीन हमको ढाकनी है, क्योंकि मोटी पॉलीथीन इसलिए ढाकनी है क्योंकि इस फार्मलिन से जो है बहुत ही भयंकर एक फ्यूम निकलती है, गैस निकलती है, जिसके अंदर जो है मिट्टी के अंदर सारे जो हानिकारक जीवाणु होते हैं वो मर जाते हैं। 7 दिन बाद जो हमको ये मिट्टी को हटाकर फिर से हमें बेड को प्रिपरेशन करना है अच्छे से। अब हम बात करेंगे कि इसमें किस तरीके से फर्टिलाइज़र वगैरह देना है। जब हम बेड तैयार करते हैं तो उसी समय हमको FYM जो फार्म यार्ड मैन्योर होता है, गोबर की खाद जिसको बोलते हैं, वो 2 से 3 किलोग्राम प्रति स्क्वायर मीटर के हिसाब से हम अच्छी तरह से हमको बेड में मिलाना है। अगर आपके पास केंचुए की खाद उपलब्ध हो तो वो 500 ग्राम जो है प्रति स्क्वायर मीटर के हिसाब से हमको वो भी हम उपयोग कर सकते हैं। किसान भाइयों, फूल गोभी की नर्सरी उगाने के लिए बीज की मात्रा, बीजोपचार और बुआई विधि इत्यादि के बारे में जानते हैं।
किसान भाइयों, इसमें फूल गोभी की जो है 1 हेक्टेयर में 500 ग्राम बीज की आवश्यकता रहेगी। अब इसको हम बीज उपचार किस तरीके से करते हैं, इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिए। बीज उपचार के लिए हम थायराम हुआ, कैप्टन हुआ या बाविस्टिन, कोई भी केमिकल हो, उसमें हम 2 से 3 ग्राम जो है पाउडर को 1 किलोग्राम जो है बीज में मिला के ट्रीटमेंट करते हैं। अब इन बीजों को जो हम लाइनों में बोएंगे, हमें छिड़कवा विधि को यूज़ नहीं करना है। लाइन बना के एक दूरी पर जो है हमें बीज को लाइन में डालना है और ऊपर से मिट्टी से, या हमारे पास अगर रेत हो तो थोड़ा सा मिट्टी में रेत मिला के ऊपर से कवर करना है। फिर उसके ऊपर धान का पुआल, सोयाबीन का पुआल या जो भी सूखी पत्तियाँ आपके पास उपलब्ध हो, ऊपर से हमें जो है ढकना है और हल्की सिंचाई करना है। किसान भाइयों, सिंचाई जो है हमें प्रातःकाल रोज़ और शाम को रोज़ करनी है। जब जर्मिनेशन आ जाए आपके पौधों में, तब इस पुआल को हम ऊपर से हटा दें और उसमें हम रोज़ाना पानी दें। धीरे धीरे जब पौधे बढ़ने लगेंगे तो वीट की समस्या भी किसान भाई उसमें आएंगी। तो वीट के लिए हमें कोई केमिकल का उपयोग नहीं करना है। छोटा सा एरिया है तो हम खुरपी के द्वारा जो है वीड्स को निकाल सकते हैं। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी कुछ उपयोगी जानकारियां देखी हैं। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही लौटेंगे। कार्यक्रम में आगे भी है खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। प्रदेश के कुछ किसान भाई कृषि में प्रयोग होने वाले प्रमुख आदान रासायनिक उर्वरकों को खरीदते समय अक्सर ठगी का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि उनको दुकानदारों द्वारा नकली उर्वरक बेच दिया जाता है, जिससे हमारे किसान भाइयों के आने वाले समय में काफी नुकसान उठाना पड़ता है। तो आप इन उर्वरकों की खरीदारी से पहले रासायनिक उर्वरकों की शुद्धता की जाँच कैसे करें, इस बारे में समस्त जानकारी के लिए मिलते हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह से। आज हम आपके बीच में चर्चा करेंगे कि जो रसायन हैं, जो खाद हैं, खाद खरीदते समय हमें क्या क्या सावधानी बरतना चाहिए और उनको जो हम अपने लेवल पे या किसान भाई कैसे जो है उसको जो है परीक्षण कर सकते हैं। क्योंकि हम देखते हैं कि इस समय जब खाद का सीजन आता है तो अभी से किसान भाई अपना जो है खाद की व्यवस्था करना शुरू कर देंगे। तो यूरिया की हम अगर पहचान करना चाहें तो यूरिया को अगर हम पानी में डालते हैं तो ठंडक महसूस होती है। अगर उसमें हम जैसे ही उंगली डालेंगे तो ठंडक महसूस होगी। अगर वो ठंडा नहीं हो रहा है तो इसका मतलब कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ है। आइए सबसे पहले यूरिया के दानों को यदि गर्म तवे पर रखा जाए तब वह पिघल जाते हैं तथा तेज आंच करने पर कुछ भी अवशेष नहीं बचता। दूसरा हमारा जो उर्वरक है वो DAP जो डाई अमोनियम फास्फेट आता है और इसका जो फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर का ये मुख्य रूप से इसका प्रयोग करते हैं DAP का। तो फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर क्योंकि ये महंगा भी पड़ता है तो इसमें इसकी जो पहचान हमको करनी है कि एक तो ये दानेदार होता है और इसके जो दाने रहते हैं वो गोल रहते हैं और काले भूरे रंग के रहते हैं और कुछ बादामी रंग लिए हुए। दूसरा इसको जो इसकी जो हम पहचान अगर करें तो हम देखेंगे कि इसको अगर तवे पे रखते हैं तो इसका जो है फूला बन जाता है। इसका मतलब तवे पे रखने पे अगर फूला बनता है तो ये अपना शुद्ध है। तो इसकी जो DAP की पहचान हम इस तरह से कर सकते हैं। तीसरा इसमें पोटास आता है। तो पोटास भी हमारा जो है मुख्य पोषक तत्व है और इसकी जो है जहाँ जिन क्षेत्रों में कमी है वहाँ इसकी आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि इसकी कमी की वजह से हमारे दाने जो है हल्के रह जाते हैं और कीड़े बीमारियों का असर भी होता है। ये प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है। सफेद कणाकार पिसा हुआ लाल मिर्च जैसा मिश्रण होता है। शुद्ध म्यूरेट ऑफ पोटाश के दाने नम करने पर आपस में चिपकते नहीं हैं। शुद्ध म्यूरेट ऑफ पोटाश यदि पानी में घोला जाए तब खाद का लाल भाग पानी के ऊपर तैरता है। और तीसरा जिंक सल्फेट है। देखिए जिंक सल्फेट में हम मैग्नीशियम सल्फेट की मिलावट होती है। तो हम देखते हैं कि जब जिंक सल्फेट को अगर हम जो है DAP के साथ मिलाएं तो आप देखेंगे कि उसमें जो है थक्का सा जम जाएगा। तो इसका मतलब जो है वो हमारा शुद्ध है, मैग्नीशियम सल्फेट नहीं मिला हुआ है। तो इस तरह से हम जिंक सल्फेट की भी पहचान जो है हम कर सकते हैं।
आप जो है इस तरह से ये आप अपने स्तर पर ये पहचान कर सकते हैं। किसान भाइयों, इसमें जो खाद है आपको ये भी देखना है, क्योंकि उस पर पैकिंग की डेट भी पड़ी रहती है और उसमें अवसान तिथि जो एक्सपायरी डेट होती है वो भी पड़ी रहती है। तो वैसे जो जितने भी डीएपी, यूरिया, पोटास हैं, इसमें एक्सपायरी का झंझट नहीं रहता है, लेकिन जिंक सल्फेट है या अन्य जो हमारे जो आजकल बायो फर्टिलाइजर हैं या अन्य जो उर्वरक आ रहे हैं, उनमें जो है मैन्युफैक्चरिंग डेट और जो है कब तक हम प्रयोग कर सकते हैं उसको, वो दोनों डेटें उस पर रहती हैं। तो जब भी आप बिल लें तो उस पर भी आपका बैच नंबर भी होना चाहिए, क्योंकि बैच नंबर अगर उस पर मेंशन किया गया है तो फिर वो आपको गलत चीज़ नहीं दे सकते। तो आप इस तरह से करेंगे तो निश्चित रूप से जो आप पैसा खेती में लगा रहे हैं उसका पूरा लाभ आपको जो है मिलेगा। आगे और भी खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। किसान भाइयों, वैसे तो दुधारू पशुओं के पालन से प्रदेश का हर दूसरे से तीसरा किसान जुड़ा हुआ है, लेकिन अक्सर किसान देशी पशुओं को पालते हैं जिनकी दुग्ध उत्पादन क्षमता काफी कम होती है। साथ ही इनमें प्रजनन संबंधी कई समस्याएं भी आती हैं। ऐसे में अगर किसान भाई इन दुधारू पशुओं का कृत्रिम गर्भाधान करवाएं तो न केवल उन्नत नस्ल के पशु प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि साथ ही दूध उत्पादन क्षमता में भी बढ़ोतरी होती है। तो पशु में कृत्रिम गर्भाधान के क्या फायदे हैं और इसे कैसे करवाना है, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं पशु वैज्ञानिक डॉक्टर लक्ष्मण सिंह शेखावत। अपन बात करेंगे कि जो हमारे पशु हैं, विशेष रूप से हमारे जो दुधारू पशु हैं, उनकी नस्ल सुधार करें, जिससे हमारा जो पशुपालन का जो व्यवसाय है वो लाभकारी हो सके। इसमें ये ध्यान रखें जो हमारा पशु है वो उसको कृत्रिम गर्भाधान के माध्यम से हम उसकी नस्ल को सुधार सकते हैं। दुग्ध उत्पादन बढ़ाने का सर्वोत्तम उपाय नस्ल सुधार है, जिसे पशुपालन की आधुनिक तकनीक अपनाकर किया जा सकता है। इसमें कृत्रिम गर्भाधान भी शामिल है। पशुपालक को इस बात का खास ख्याल रखना चाहिए कि पशु को समय से गर्भ धारण कराएं। ब्याने के बाद 2 से 3 महीने के अंदर दोबारा पशु गाभिन हो जाए और बच्चा देने का अंतर 12 से 13 महीने से ज्यादा न हो। ये तभी संभव है जब गाय भैंस को भरपूर संतुलित आहार मिले और उनकी प्रबंधन व्यवस्था अच्छी हो। गाय भैंस के ब्याने से 2 महीने पहले उसका दूध सुखा देना चाहिए। दूध सुखाने के लिए 15 से 20 दिन पहले से थनों से धीरे धीरे कम दूध निकालें। इस प्रकार से दूध सूख जाता है। इन 2 महीनों में पशु को पौष्टिक दाना मिश्रण देना चाहिए। इस अवस्था में जितनी अच्छी देखरेख होगी, उतना ही ब्याने के बाद अच्छा दूध उत्पादन लंबे समय तक प्राप्त होगा। किसान भाइयों, एक दुधारू पशु की दूध न देने की अवधि जितनी कम होगी, पशुपालक के लिए उतना ही फायदेमंद होगा। इसके लिए जरूरी है कि ब्याने के 8 से 12 हफ्ते के अंदर गाय भैंस को दोबारा गाभिन करा दिया जाए। यदि पशु इस अवधि में गर्म न हो तो उसे गर्मी में आने की दवा देनी चाहिए। किसान भाइयों, जो कृत्रिम गर्भाधान है उसमें मुख्य रूप से जो प्रजनन का सही समय बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें किसान भाई ये ध्यान रखें कि जो हमारा पशुओं का झुंड है उसमें हम 2 तरह के सांड रखते हैं। जैसे एक आपका टीजर बुल है, जो हमारे जो पशुओं का झुंड है, जो हमारा हेड है, उसमें ये डिटेक्ट करता है, ये पता लगाता है कि ये हमारा गाय गर्मी में है, इसी प्रकार हमारी जो ये बच्चियाँ गर्मी में है। तो ये सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि हमारा पशु वास्तव में गर्मी में है या हीट में है या नहीं। उसके बाद किसान भाइयों, आपके जो उन्नत नस्ल के सुधार के नियम के अनुसार हमारे जो भी पशु चिकित्सक हैं या जो हमारे कार्यकर्ता हैं जो पशु चिकित्सक है, उनको आप उनकी मदद से आप उनको कृत्रिम गर्भाधान के लिए बुला सकते हैं, उनका सहयोग ले सकते हैं। तो उसमें मुख्य रूप से ये ध्यान रखें कि जो हमारा सीमन है, जो पशु का गर्भित कराने वाला जो वीर्य है, वो उत्तम सांड का होना चाहिए। तो उनको हम प्रयोग में ला सकते हैं। और उसमें जो कृत्रिम गर्भाधान में जो अपनाई जाने वाली प्रक्रिया है, उसमें मुख्य रूप से हमारे पशुपालक भाई ये ध्यान रखें कि सबसे पहले जो हमारी ब्रीड का चयन करें। उसके बाद उसका जो सीमन हिस्ट्रा है उस पर उसकी जो उस पर तारीख लिखी होती है उसको चेक करें कि कब ये इसकी पैकिंग हुई है। इसी प्रकार उस हिस्ट्रा को जो हमारा लिक्विड नाइट्रोजन का जो हमारा सिलेंडर है जो है उसमें से निकालें। उसके बाद वो एक थाविंग की प्रक्रिया होती है कि जो हमारी हिस्ट्रा है
उसको आप सामान्य वातावरण में जो हमारा नॉर्मल टेम्परेचर है उसके अनुसार उसको लाएं। पहले गर्म पानी करें, उसमें उसको एक्स्ट्रा को उसमें डालें, उससे ये थाविंग की प्रक्रिया पूरी होगी। इसके बाद किसान भाई मुख्य रूप से जो कृत्रिम गर्भाधान के लिए पशु को अच्छी तरह बांध दें या सो हमारा सर्विस क्रेट है उसमें खड़ा करें। उसके बाद उसको जो उसका गुदा द्वार है वहाँ से जो एनिमल डंग है, जो गोबर है, उसको निकालें। और उसके बाद जो आपकी जो इंजेक्टर गन है उसको उसके माध्यम से एक्स्ट्रा का जो सीरा पहले आप कैंची से काटें, उसके बाद उसको जो एक्स्ट्रा है उसको लोड करें गन पे, और उसके बाद उसको उसकी योनि है उसमें उसको बड़ी सावधानी से इंजेक्ट कराएं और उसको सर्विस का जो मुख है वहाँ उसको गर्म नाल में उसको छोड़ें। तब जाके हमारा ये जो कृत्रिम गर्भाधान की प्रक्रिया है वो पूरी होगी। वीर्य सेचन के बाद जल्दी ही गर्भ परीक्षण आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। गाय व भैंस की परीक्षा कुछ लक्षणों को देखकर ही की जाती है। परंपरागत विधियों में मादा को देखकर गर्भ का अनुमान लगाना, पेट थपथपाना, प्रजनन अभिलेख, वीर्य सेचन के बाद मद में न आना आदि शामिल है। पशुपालक को इस बात का खास ख्याल रखना चाहिए कि पशु को समय से गर्भ धारण कराएं। तो ये इन बातों का किसान भाई ध्यान रखें तो उसकी जो कृत्रिम गर्भाधान की जो प्रक्रिया है वो दर है या उसकी जो सक्सेस दर है वो सही रहेगी। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या दो महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। आज के अन्नदाता हेल्पलाइन में जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया गया है उसे पूछा है ग्राम नगरिया जिला रीवा के किसान सहदेव पाल ने। आप एल्स्टोमीरिया फूल की खेती पर जानकारी चाहते हैं तो सहदेव जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह। आज हम बात करेंगे एक ऐसे फूल की जिसको बहुत कम लोग जानते हैं। इसे कहते हैं एल्स्टोमीरिया। पेरुवियन लिली या पैरेट लिली भी इसका अन्य नाम है। यह मूलतः दक्षिणी अमेरिका का निवासी है, लेकिन भारत में भी इसकी कल्टीवेशन बहुत अच्छे से हो पा रही है। बेंगलोर, नीलगिरी की पहाड़ियाँ, नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्र तथा हिमाचल प्रदेश में जहां माइल्ड क्लाइमेट है, यहाँ इसकी खेती सफलतापूर्वक की जा रही है। फूलों की आधुनिक खेती करना एक बेहतरीन आय का जरिया है। इससे कम लागत में अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। फूलों की खेती के बारे में बात करें तो एल्स्टोमीरिया फूल की खेती किसानों के लिए अच्छा मुनाफे का सौदा बन सकती है। फिर बात आ जाती है कि किस समय आपने फूल इसको पौधे को लगाना है। वैसे तो एल्स्टोमीरिया को जो लगाने का उचित समय है वो अक्टूबर-नवंबर है, लेकिन आप इसकी प्लांटिंग दिसंबर तक भी डिले कर सकते हैं। अगर अक्टूबर-नवंबर में आपने इसको लगाना है, सबसे पहले आपको क्लाइमेट की बात करनी है कि कौन सी जगह में इसे लगाना है। तो हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो यहाँ के मध्य पर्वतीय क्षेत्र जहाँ जिनकी ऊंचाई लगभग 1500 मीटर तक है और इन एरियाज़ में इसकी खेती की जा सकती है। और पूरे भारतवर्ष में भी जहाँ माइल्ड क्लाइमेट होता है, 18 से 25 डिग्री तापमान होता है, वहाँ इसकी खेती सफलतापूर्वक की जा सकती है। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि इसे पॉली हाउसेज में ही उगाना चाहिए। वैसे इस फसल को बाहर भी लगाया जा सकता है, शेड नेट में भी लगाया जा सकता है, लेकिन उससे प्रकंद के सड़ने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। अगर आप गर्म इलाके में, अगर जैसे दिल्ली या हरियाणा में भी कई बार इस फसल को लिया जा सकता है, लेकिन उसके लिए आपको वातानुकूलित पॉली हाउसेज का होना ज़रूरी है, जिसमें कि आपका ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर और हर तरह का कंट्रोल मौजूद होगा। एल्स्टोमीरिया की खेती के लिए किन वैरायटीज़ का, किन किस्मों का चयन करना है, ये बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनने वाली बात है। जैसे कि सेरेना, रियाना, कैप्री, टियारा, रेड कलेक्शन, पियंटम, प्लूटो और एक अलादीन भी पुरानी किस्म है। ये सारी किस्में खेती के लिए उपयुक्त है। इनमें से एक कैप्री किस्म है जो बहुत अच्छा फूल देती है और बहुत लंबी भी नहीं होती है, तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा स्टेकिंग की आवश्यकता नहीं होती। इन सारी किस्मों को आप खेती के लिए लगा सकते हैं। बुआई से पहले कंदों को उपचारित अवश्य करें, जिससे जमीन से होने वाली बीमारियों से फसल को बचा सकते हैं।
उपचार करने हेतु कार्बेडाजिम 3 ग्राम दवा को प्रति लीटर पानी में घोलकर कंदों को उपचारित करें। फिर बात करते हैं कि इसे कैसे लगाया जाता है। यह एक प्रकंद से लगाने वाली फसल है, यानी कि जिसे हम कहते हैं कंदीय फसल है। इसके राइजोम होते हैं, जो राइजोम होते हैं वो बिल्कुल अदरक की तरह है, लेकिन बिल्कुल पतले होते हैं। ये आगे आगे फैलते जाते हैं। कि इसमें ट्यूबरस रूट्स का होना भी ज़रूरी है और साथ में ही अंकुरित होने वाले तने की भी आवश्यकता होती है। एक ऐसा पौधा जिसमें 2-3 अंकुरित होने वाली शाखाएं जो कि ऊपर की ओर उगेंगी तथा 2-3 ट्यूबरस रूट का होना अनिवार्य है। ट्यूबरस रूट इस पौधे के लिए आगे के लिए भोजन बना के रखती हैं और इसी से ये पौधे की बढ़वार होती है। पॉली हाउसेज में अपने हिसाब से आप लंबी क्यारियां बना सकते हैं, लेकिन हर लंबी क्यारी में आपको 1-1 मीटर स्क्वायर के पिट्स बनाने हैं। पहले आप सबसे पहले उसका मीडिया जो उसमें नॉर्मल मिट्टी मौजूद होगी उसको आपने बाहर निकाल लेना है। फिर इस मिट्टी से ही एक मिश्रण बनाना है जिसमें 1 भाग मिट्टी, 1 भाग रेत और 1 भाग सड़ी गली गोबर की खाद को मिलाना है। जब इस मिश्रण को आप तैयार कर लेंगे तो इस मिश्रण के 2 भाग को लेना है, कोकोपीट के 1 भाग को लेना है और वर्मी कंपोस्ट के भी 1 भाग को लेकर इन पिट्स के अंदर भर देना है। एक पिट के अंदर 4-5 क्रेट जो नॉर्मल क्रेट होती है वो डल जाती है और उसके बाद आपने इनको पौधों की प्लांटिंग करनी है। फिर बात आ जाती है कि पौधे से पौधे की दूरी कितनी होनी चाहिए, क्योंकि ये जो पौधा है ये बहुत फैलता है। खासकर दूसरे और तीसरे साल में जो राइजोम से है वो बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो जाती है, तो आपको जो दूरी कितनी रखनी है वो पहले वर्ष से ही इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। तो पौधे से पौधे की और लाइन से लाइन की दूरी 50 सेंटीमीटर हम रखते हैं। इस तरह 1 स्क्वायर मीटर में हमारे 4 पौधे ही आते हैं। इन पौधों को लगाने के बाद आपको पानी देना है और हफ्ते में लगभग 2-3 बार पानी देना है और इसके पश्चात जब 15 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर की हर पौधे में ग्रोथ हो जाती है तो आपको इसमें जो स्टेकिंग नेट का इस्तेमाल करना है। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatamp@nw18.com। और इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041922155 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।